नमस्कार, अहम खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। G20 समिट के समापन की घोषणा कर दी गई है। G20 के समापन की पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। अब नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन होगा और भारत नवंबर तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। एक और अहम खबर, ब्राजील में अगली समिट होना है। 2024 में ब्राजील अब G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी है। तो G20 समिट के समापन की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन होना है और भारत नवंबर तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। ब्राजील में होना है अगली G20 समिट 2024 में। ब्राजील अब G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी है। The WTO must be revitalized and its dispute settlement system must start. पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 सम्मेलन के समापन का ऐलान कर दिया। समापन की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी। आपको बता दें कि अगले साल G20 सम्मेलन ब्राजील में होना है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में G20 शिखर सम्मेलन, भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। और देश की राजधानी दिल्ली में बना महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट आज विश्व शक्ति का केंद्र। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता जब राजघाट पहुंचे तो पीएम मोदी ने विश्व लीडर की तरह उनका स्वागत किया। पीएम मोदी, उनके पीछे चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ में G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तस्वीरें उस इतिहास की गवाह बनी। इतिहास में पहली बार है जब दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेता पीएम मोदी के साथ महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे और एक साथ सभी ने बापू को नमन किया। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जब सभी मेहमान G20 के तमाम लीडर महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो पल जब विदेशी मेहमानों ने बापू को नमन किया, यहां मौन रखा गया और इतिहास में ये तमाम तर तस्वीरें अब हमेशा के लिए साक्षी रहेंगी कि किस तरह भारत ने हमेशा से ही एकता की बात की है, शांति की बात की है। और यही तस्वीर आज सुबह राजघाट से भी पूरी दुनिया ने देखी। सबसे अहम कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के लीडर जब राजघाट पहुंचे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व लीडर की तरह उनका स्वागत किया। बेहद अहम ये तमाम तर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें अब साक्षी रहेंगी कि किस तरह से भारत हमेशा से ही शांति का, अमन का पैगाम देता रहा है और आज भी यही तस्वीर G20 के तमाम लीडरान ने पेश की है, बापू को नमन किया। तो ये वो तस्वीरें आज सुबह की जब थर्ड सेशन से पहले तमाम G20 के लीडरान राजघाट पहुंचे, एक साथ वहां पर बापू को नमन किया। शांति का संदेश पूरी दुनिया को G20 के इस मंच से दिया गया। नवंबर तक भारत जो है अध्यक्षता करेगा और 2024 में ब्राजील को भारत ने मेजबानी अध्यक्षता की सौंपी है। G20 के समापन की पीएम ने घोषणा कर दी है। भारत नवंबर तक G20 का अध्यक्ष है। ब्राजील में अब अगली G20 की जो समिट है, अध्यक्षता है, वो ब्राजील को सौंपी गई है।
भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक ने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए, आरती में हिस्सा लिया, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम ने माथे पर तिलक लगाने के बाद मंदिर के प्रांगण में अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उनकी पत्नी भारतीय वेशभूषा में बेहद सुंदर नजर आई। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद संतों का आशीर्वाद लेने के बाद संतों के साथ तस्वीरें भी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आता रहूंगा। तो एक और बेहद खास तस्वीर आज जब दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर जितेंद्र दवे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि वो मंदिर में पूजा करने आए थे और पूरा समय पूजा में ही विलीन रहे। एक बार भी नहीं लगा कि कोई पीएम है, पूरे समय किसी भक्त के तौर पर नजर आए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो दिल्ली G20 के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, दर्शन किए। लगभग 1 घंटे का समय इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उन्होंने मैनेज किया और मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर जितेंद्र दवे जी हमारे साथ हैं। सर, ब्रिटिश पीएम इतने बिजी शेड्यूल के बीच मंदिर आते हैं, 1 घंटे का समय बताते हैं, पूरा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसा अनुभव रहा, कैसे वो मंदिर के बारे में जानते थे और इतना समय कैसे निकाला उन्होंने। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि दिल्ली का जो अक्षरधाम है वो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का साहित्य, संगीत, कला, उनका बहुत ही बड़ा सम्मिश्रण प्रेजेंटेशन है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं यहाँ 2004 से हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2005 में जब इसका उद्घाटन हुआ, उससे आज तक 152 जितने हेड ऑफ द स्टेट आ गए हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जितने भी लोग आए हैं उसने हमारी जो स्थापत्य कला देखी, हमारे भगवान की मूर्तियाँ देखी, ये इनका जो आर्किटेक्चर कल्चर देखा, तो उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। अभी ये हमारे शौनक साहब जो है वो तो हिंदू है ही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर लंदन में निस्डन में है। यही संस्था ने, जिसका नाम है BAPS, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, उन्हीं ने वहाँ बनाया है। और यो देखने के बाद वहाँ के हमारे जो प्रबंधक समिति के मेंबर थे, उन्होंने कहा जब आप भारत में जाए तो अक्षरधाम दिल्ली में अगर जाते तो आप देखिए। तभी से उनके दिमाग में ये था कि अगर मैं जब भी जाऊंगा तो दर्शन करूंगा। तो आए। सर, 1 घंटे के लगभग समय बताया। जब वो आए तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी एक स्वागत कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये आपको मालूम नहीं होगा, हमारे यहाँ के प्रबंधक समिति के जितने मेंबर है ना, हम लोग 6 बजे से यहाँ हाजिर थे, 6 बजे से। और हर एक प्रकार से जो भी उनके पास समय है उसके मुताबिक जो भी वो देखना चाहते हैं वही हमको दिखाना था। हमको नहीं दिखाना था कि हमारे पास एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, म्यूजिकल फाउंटेन है, कुछ नहीं। आपके पास कितना समय है, आपको क्या देखना है। तो उन्होंने कहा मुझे सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने हैं। तो हम उनको मंदिर में दर्शन के लिए गए। उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी, वो भी उनके साथ गई, तो उनकी सब व्यवस्था कर दी। मंदिर में स्वामीनारायण मंदिर के जो है वो सब उन्होंने किया, दर्शन किए। मुख्य जो मंदिर में मुख्य भगवान स्वामीनारायण की गुरु परंपरा की मूर्ति है उसके तो दर्शन किए, आरती भी की। उनकी जो पत्नी, उनके साथी, उन्होंने तो पंचांग प्रणाम भी किए, पंचांग प्रणाम जो हमारे। और उसके बाद उन्होंने हमारे वहाँ सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर, राधा कृष्ण, वो जितने भी थे उनके भी दर्शन बहुत प्रेम से किए। वहाँ भी पुष्पांजलि रखी। तो वहाँ मंदिर में ही सब टाइम बिता दिया। फिर यहाँ के बोला हमको और दूसरा कुछ नहीं देखना है, तो हमने उसको जाते समय अक्षरधाम की प्रतिकृति मॉडल दे दिया। उनकी पत्नी को भी सब उपहार दे दिए। और अक्षरधाम के बारे में जितनी हमारे पास गिफ्ट किताबें थी वो भी। जो G20 के तमाम अतिथि आए हैं उनके अंदर एक उत्सुकता है, वो आना चाहते हैं। और भारत डिप्लोमेसी की उस ताकत को अच्छे से जानता है जिसमें हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर की एक अहमियत होती है। और उसी का
दर्शन करने आज दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल ऋषि सुनक पहुंचे थे। उनकी पत्नी पहुंची थी, 52 मिनट का समय बताया था। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। और खबरों में यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी का बयान। आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर देही सफाई सुथराई के डायरेक्टर ने किया राजौरी का दौरा। स्वच्छ भारत मिशन के निफाज से मुतालिक लिया जायजा। RDD और PRI अफसरान के साथ की मीटिंग तलब। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। मशहूर टूरिज्म प्लेस गुलमर्ग में फौज की डुग्गर डिवीजन की ओर से 2 रोजा गुलमर्ग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर कल्चरल प्रोग्राम के इनेकाद के साथ साथ आज दूसरे दिन सुबह से ही मुख्तलिफ मुकाबलों का भी आयोजन किया जा रहा है। गुलमर्ग बूटपथरी से होते हुए मेन गुलमर्ग तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। इसमें उबैद गुलजार ने पहली पोजीशन हासिल की। उसके अलावा गुलमर्ग के मेन बाउल में हॉर्स रन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात भी दिए गए। और इनसे बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग में 2 रोज़ा फेस्टिवल जो है वो जारी है और आज इसका दूसरा रोज़ है। और आज सुबह सवेरे से ही मुख्तलिफ मुकाबले यहाँ पे मुनक़िद किए गए हैं। और इसमें जो साइकिल रेस है, पोने रेस है, हॉर्स रेस है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ मुकाबले हुए हैं जिनमें बढ़ चढ़ कर यहाँ पे नौजवानों ने हिस्सा लिया है। हमारे साथ नौजवान है यहाँ पे है और भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने साइकिल रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम उबैद गुलजार है। उबैद साहब बताएं, आपने साइकिल रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, कितनी खुशी हुई आज आपने इस मुकाबले में हिस्सा लेकर फर्स्ट पोजीशन ली? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं थैंकफुल इंडियन आर्मी का हूँ जिन्होंने ये यहाँ पे फेस्टिवल रखा ताकि हम एथलीट्स आए और यहाँ पे ज्वाइन कर सके इस गेम को और अपना लोहा मना सके। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि इस गुलमर्ग की वादी में आपने दौड़ा है, साइकिल चलाई है इन पहाड़ियों में, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ्स के लिए? यूथ्स के लिए यही मैसेज है कि वो ड्रग्स से दूर रहे और स्पोर्ट्स फील्ड में आए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो इंसान की तकदीर को चेंज कर देता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इन्होंने जो हॉर्स रेस है इसमें उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ साहब, कितनी खुशी हुई आज आपने घोड़े को दौड़ाया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल की? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। हम चाहते हैं कि इवेंट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सबकी चाहत होगी अच्छे अच्छे घोड़े आएंगे, इससे थोड़ा टूरिस्ट भी डेवलप होगा इससे। और यहाँ कम से कम 2-3 इवेंट होने चाहिए सीजन में यहाँ पर।
तो कितने सालों से आप घोड़ा चला रहे हैं? मैं 6 साल से विनर हूँ यहाँ पर। अच्छा, 6 साल से। 6 साल से विनर हूँ। तो नाज़रीन आप देखिए कितने 6 सालों से ये विनर है। आप बताएं कितनी खुशी हुई आपने सेकंड पोजीशन? बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े इवेंट हर साल हो, जिसमें कि हर कोई स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो जितने ज़्यादा घोड़े होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे घोड़े होंगे, कंपटीशन होगा। और हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड भी मिलना चाहिए। हम ये टूरिज्म से रिक्वेस्ट करते हैं। तो नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह इन लोगों ने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने इन मुकाबलों में पोजीशंस हासिल की है और उन्हें एजाज़ से भी नवाजा गया है। और ज़रूरत है कि ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे फराहम किए जाएँ, दस्तियाब रखे जाए, ताकि जो नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है उनको मज़ीद निखारा जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह लाहौल दौरे के दूसरे और अंतिम दिन केलांग पहुंचे, जहां पर मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और गत दिनों हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। इससे पहले मंत्री का काफिला उदयपुर से केलांग की ओर आते समय जगह जगह पर रुका, जहां पर लोग अपनी समस्याएं उन्हें सुनाते नजर आए और मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाकर तुरंत समाधान के लिए भी वो आग्रह करेंगे। जो फसलों का है वो 2 कॉमन चीजें जो हमारे ध्यान में आई है। एक जो फसलें जो है हुई थी पर डिजास्टर के कारण सड़कें बंद थी काफी समय, वो गाड़ियों में खराब हो गई या खेत में खत्म हो गई, एक मसला ये। दूसरा IPH की जो पुलें हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, वो डैमेज के अलावा लोगों के अपने पुलें जो है प्राइवेट पुल्स थी वो बहुत ज्यादा थी, उसका भी बहुत बड़ा डैमेज जो है आकलन जो हमने किया है, जो कि डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में, IPH के रिकॉर्ड में वो नहीं है, क्योंकि वो फोन नहीं करते उसको। तो इस बारे में भी लोग अवगत जो करा देंगे और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई न कोई फैसला लेंगे ताकि लोगों को उसकी राहत मिल सके। नूरपुर से खबर है, जहां के निवासी निकराम का कहना है कि NHAI ने उनकी लगभग 7 कनाल के करीब जमीन का रकबा अधिग्रहण किया था। इसके लिए उन्हें 2 किस्तें मुआवजे के रूप में प्रदान की गई। अभी तक उनकी मुआवजे की बकाया राशि नहीं दी गई है। कंपनी ने मुआवजे से पहले ही पहाड़ की कटाई का काम शुरू कर दिया है। NHAI की जमीन की हद से लगती उनकी जमीन भूस्खलन की वजह से बर्बाद हो गई है। तो ना कोई NHAI वालों ने मुझे पूछा आज तक आके, ना कोई 4 लाइन वालों ने पूछा कि आपका नुकसान कितना हुआ या क्या हुआ क्या नहीं। कोई मेयर मेंटरिंग, कोई कुछ नहीं। मैंने इस जमीन में तिल का बीज डाला हुआ है, तिल बीजे हुए थे। आज भी देख रहे हैं जहाँ तिल, जहाँ बची है जगह वहाँ तिलों के पौधे लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो ना जमीन का कोई कुछ सोचा, ना मुझे आज तक। अब आप क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं मांग ये रख रहा हूँ कि मैं जब तक काम नहीं होने दूंगा अगला, जब तक मुझे भूमि की पेमेंट नहीं होती, जो पिछली रह गई है वो भी, और ये मेरी नुकसान हुआ है, जमीन नज़र आ रही है आपको, इसकी पैमाइश कराई जाए पटवारी से और जो क्लेम है वो दिया जाए। और बाकी आगे के लिए डंगे सारे जितनी भी मेरी ज़मीन है उसके आगे आगे डंगे लगाए जाएं ताकि बाकी का नुकसान रोका जाए। ये जो टावर मिल रहा है आपको जी, इसके एक साइड भी टावर तक और दूसरी साइड ये गिर जाता तो इतनी जान माल की क्वालिटी होती, नुकसान होता आदमियों का जितना आप सोच नहीं सकते थे। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसको डंगे लगाए जाएं और मेरी ज़मीन का और पौधों का जो काटे हुए हैं उनका क्लेम लिया जाए मुझे पर। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेसी नेताओं ने मंदिरों में जाकर कस्में खाई थी कि सरकार बनने के अगले दिन ही महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बावजूद प्रदेश सरकार ने अब तक महिलाओं को कुछ नहीं दिया। राजनीति कौन कर रहा है ये प्रदेश देख रहा है, क्योंकि इनको आदत पड़ी है। कोरोना के समय में इनका कोई योगदान नहीं रहा। 3 साल लगातार प्रदेश जो था वो कोरोना से जूझता रहा। ये लोग जो थे वो राजनीति करते रहे। सत्ता में आए, लोगों को गारंटियां दी गई। 1 साल तक आज 9 महीने का समय बीत रहा है, लेकिन इन्होंने तो कस्में खाई थी, मंदिरों में जाकर के कस्में खाई थी, स्टेज के ऊपर कस्में खाई थी कि 1500 रुपया देंगे, पहले दिन ही देंगे। आज महिलाएं पूछ रही हैं। नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे।
300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 50 लाख किसानों से वायदा किया था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध देंगे। लेकिन अब उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि इनको आदत पड़ गई करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। अब ये आरोप केंद्र पर रहा, केंद्र का हमारा नेतृत्व यहाँ पर आया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, विपक्ष के नेता इकट्ठे मिलकर के प्रवास किया और केंद्र से मांग की। केंद्र ने धन दिया, जितना धन चाहिए उससे ज़्यादा धन प्रदेश को दिया। यहाँ तक कि 10 कंपनियाँ वहाँ से NDRF की भेजी और उसी तरह से 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर भेजे। गडकरी जी आए, गडकरी जी ने भी कहा कि जितना धन चाहिए आप एस्टिमेशन बना करके दीजिए, हम सारी सड़कें हम बना करके देंगे, NHAI जो है वो बना करके देगी। लेकिन अब पता नहीं कौन से धन की ये बात कर रहे हैं कि कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। केंद्र का धन्यवाद करना चाहिए कि आपदा के समय में दिल खोल करके निष्पक्षता के साथ जो है वो केंद्र की सरकार ने प्रदेश की मदद की है। हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग संघ का चुनाव ऊना जिला मुख्यालय के एक होटल में किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा को सर्वसम्मति से राफ्टिंग संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश इकाई के चुनाव के समय सभी जिलों के अध्यक्ष और महासचिव सहित राफ्टिंग संघ से जुड़े तमाम लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर राफ्टिंग संघ के नव नियुक्त अध्यक्ष और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कहा, राफ्टिंग को हिमाचल प्रदेश में गति प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा। मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप सब मिलकर मेरे साथ चलेंगे तो हम इस खेल को भी, राफ्टिंग के इसको भी खेल को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कुछ और एरिए हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जहां राफ्टिंग की जो खेलों को आगे बढ़ाकर हम आगे तक इंटरनेशनल लेवल पर हिमाचल की जो पहचान बना सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी कोशिश ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी राफ्टिंग के खेल जो है वो हिमाचल प्रदेश में करवा सके। बिल्कुल हमारी कोशिश होगी। आप देखिए कि अनुराग ठाकुर जी से पहले जो क्रिकेट एसोसिएशन का जो चेयरमैन वगैरह जब बने थे तो इतना ज्यादा नहीं क्रिकेट एसोसिएशन का वो बोलबाला था। लेकिन आज आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखिए कि सबसे अमीर अगर एसोसिएशन है तो क्रिकेट एसोसिएशन है। तो ये एक मेहनत का नतीजा है। ये उनकी मेहनत थी कि आज इतने लोग जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ना अपने आप को बहुत वो मानते हैं। लेकिन एक वक्त उनका भी स्ट्रगल का दौर था, तो आपको शुरुआत करने में मुश्किल आती है और आपकी वर्किंग जो है वो आगे लेकर जाती है। और हमारा तो सिर्फ मुद्दा एक है कि इस एसोसिएशन को इतना आगे लेकर जाएं कि जो हमारे बच्चे हैं, जहाँ हिमाचल प्रदेश का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा सके। खबर मंडी से है, जहां डो डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास जहां पर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ, वहां पर अब पहाड़ी की दरकने का खतरा बन गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम साफ रहने के चलते मिट्टी सूख रही है और सूखी मिट्टी अब धीरे धीरे खिसकने लगी है। इसी वजह से पहाड़ी में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। इन दरारों का साइज बढ़ता जा रहा है। बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर जो निर्माणाधीन रोपवे है उस पर भी संकट मंडरा रहा है। ये रोपवे कैंची मोड़ से माता बगलामुखी मंदिर तक बनाया जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। पहले से धसी हुई सड़क थी, अब उसके ज्यादा वहां पर धस गई है जगह, तो अब नई दरारें आ रही है। वहाँ रोपवे को भी खतरा हो चुका है, कभी भी रोपवे जा सकता है अगर बारिश होती है। तो हमारी सरकार से विनती है कि इसको बचाया जाए किसी भी तरह। कैंची मोड़ के तीनों जो स्टेप थे रोड के वो भी जा चुके हैं और भी अभी खतरा बना है। तो इस खतरे से ऐसा है कि वो रोपवे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और वहाँ पर जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन की जाए। वो झील में समा गई है। उसके साथ ही जो एफकॉन कंपनी द्वारा काम किया गया है, NH बनाया गया है, उसकी जो है रिटेनिंग वॉल की साइड्स जो है बैठ चुकी है।
तो एक साइड से रोड बैठा हुआ है और धंसता जा रहा है लगातार, ऊपर से गाँव को खतरा है, गाँव के घरों को खतरा है। अगर अभी भी इस काम को स्पीड अप करके प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं किया गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।